फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोला जाता है? लुका पैसियोली। कब आई थी? 1494, लुका पैसियोली। ठीक है। और इसकी बुक का क्या नाम था? इसने डबल एंट्री सिस्टम दी थी, मतलब फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसने दी थी। डबल एंट्री सिस्टम भी इसी ने दी थी। ठीक है। ये वर्ड सुने आपने? स्क्रिप्चर, कंप्यूटर स्क्रिप्चर, ये बुक थी इसकी, द कंप्यूटर स्क्रिप्चर। ठीक है। इसमें इसने डबल एंट्री का नाम लिया था, भाई ये अकाउंटिंग है, इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है। और डबल एंट्री मतलब कि एक जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। एक अगर क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अकाउंटिंग बेसिकली कुछ रूल्स पे चलती है, जिसको बोलते हो आप, ये क्या बोलते हो? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन जो सभी के द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जा रहे हो, जिसके बेसिस पर आपका सारी की सारी अकाउंटिंग होती है, आपका मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है, और मतलब आप इस पे पूरा आप सिस्टमेटिकली आप काम करते हो। दो चीजें आती है इसमें। क्या क्या आती है? ये तो क्या हुआ है, जो गैप है आपकी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ जी बताओ क्या क्या है? नहीं वो तो ठीक है, इसमें दो चीजें आती है। क्या क्या? ठीक है, वेरी गुड। ये दो चीजों में मिला है। अकाउंटिंग आपके प्रिंसिपल्स आ गए, या इधर आपके आ गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड भी दो तरीके के आ गए हैं। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपकी मेनली देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सारे के सारे इकट्ठे लिख लो, अलग अलग लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही आप क्या कर लो, इकट्ठे लिख लो, चीज पार्ट में बना लो। कहीं आप अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स बोलते हो, चीज़ें वही है। कहीं अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल देते हो, कहीं अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल देते हो, कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हो। नाम वही है, काम वही है, ऊपर बस नाम बदल दिया। ठीक है। तो कैटेगराइजेशन जैसे हम करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेन बेसिकली यही ज़्यादा एक्सेप्टेड है, आपकी सबसे ज़्यादा यूज होती है अकाउंटिंग कन्वेंशन, और दूसरी अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब देखना कि ये जो एंट्री होती है कौन कौन सी कंसेप्ट के बेस पे होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो तरीके के आपके, एक तो एएस जो आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसने इशू कर रखे हैं आपके? एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और किसके अंडर काम करता है? आईसीएआई। और दूसरा आपके अभी जो हम पढ़ेंगे ऐसे ना इंटरनेशनल भी होते हैं। अपने इंडियन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सारी इंडियन जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे वो आते हैं आईएएससी, जो आपका आईएएसबी इश्यू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1971 में बना, वो इशू करता है। ठीक है। अब पहले वो आईएएससी था, अब हो गया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले वो जैसे मैंने कहा कि आईएएससी था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस थे, अब क्या हो गए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस बना दिया 2012 के बाद। पहले वो आईएएस थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना सा फर्क आ गया अब उसमें। तो अब ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एएस, और दूसरा होया कौन सा? इंडियन एएस। देखो क्या था, एएस क्यों अप्लाई हुए, इंडियन एएस क्यों, थोड़ा सा ब्रीफ में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एएस क्या था? इंडिया में है भाई, इंडिया की सारी कंपनी, आप सब इंडियन हो, आपकी सबकी कंपनी है, तो आप इससे अप्लाई करो, आपके अकाउंट मैच कर जाएंगे भाई किस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक बात है, क्योंकि सब इंडिया में एक यूनिफॉर्म है, आपका यूनिफॉर्म आपका अकाउंटिंग सिस्टम है, आपका अडोप्ट हो गया, अच्छा से आपका प्रॉफिट भी पता लग गया, कंपेयर भी हो गया। लेकिन जब आपकी कंपनी, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, आइडियाज़ का जो अदानी ग्रुप है, ये अपने अकाउंट इन अकाउंट मान इन रूल पे प्रिपेयर करे, और अपने अकाउंट किसी दूसरी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड है, दूसरी कंपनीज है, टेस्ला के साथ कंपेयर करें, उनकी देखिए, उनके अकाउंटिंग रूल्स अलग है, उनके स्टैंडर्ड्स अलग है, इंडिया की अलग है।
क्या कंपेयर कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। तो फॉर द पर्पज ऑफ हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, आपके इंडियन वो आया आपके पास इंडियन ईएस। इसकी भी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ। जो आपका ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो उसने कहा कि भाई आप अडोप्ट कर लो हमारे स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को या आईएफआरएस को आप अडोप्ट कर लो। आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है, आ जाए एग्जाम में तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। याद रखना, ये छोटी छोटी टर्म आपके काम आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि आप आईएफआरएस को अडोप्ट कर लो। इंडिया बोला नहीं, हम अडोप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे कन्वर्जन। क्या कर लेंगे, कन्वर्जन। हम मतलब आपके और मिलके हम अपने आपके जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको कन्वर्ट कर देंगे। उन्होंने कहा अडोप्ट कर लो, हमने कहा नहीं, हम अडोप्ट नहीं करें, हम क्या करेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन करके जो आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको हमने कन्वर्ट करके हमने अपने ले लिए। बात समझ में आई आपको? और ये आपके इशू होते हैं कहाँ से, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, गाइडलाइंस जो है वो अभी भी आपकी आईसीआई दे रहे हैं। नाइनटीन 49 में बना था, 1977 में बना था। ठीक है, ये आपके 2015 के बाद इशू हुए हैं भाई, सारे के सारे ऐसे बने हैं। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि सारी कंपनी को एक साथ अप्लाई करना था। कंडीशन था जिसका 500 करोड़ है, आपका 250 करोड़ है, लिस्टेड कंपनी है। ये पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी के लिए बस ब्रीफ में आपका इतना ही। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, देन आप ये भी करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में ही करेंगे इसको। तो अभी देखो अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस है, अब देखना डिटेल में कि आपकी कौन सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी कन्वेंशन के बेस पे हो रही है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या आपका, देखो भाई आपकी जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसमें सबसे पहले आया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, आपके बिजनेस की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, कैसे भी हो आपकी, चाहे काम की हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, बिजनेस में अगर हुई है सारी की सारी को रिकॉर्ड करो आप। फुल डिस्क्लोजर, every information, every transaction related to your business should be recorded in your final account। आपके अकाउंट में आनी चाहिए। और इसके बेसिस पर आप क्या रिकॉर्ड करते हो बताओ मुझे, मतलब ऐसा स्पेसिफिक आइटम बताओ जो इसके बेसिस पे ही रिकॉर्ड होता लगता है आपको, ये भाई फिट बैठता है, बताइए। फुट नोट देखा आपने, कंटीजेंट लायबिलिटी देखी आपने, बहुत अच्छा लक्ष्य। हाँ, वहाँ पर क्या लिखा होता है, नीचे कंटीजेंट लायबिलिटी दिया होता है। कंटीजेंट फ्यूचर में हो सकती है भाई, नहीं भी हो सकती। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आप रिकॉर्ड कर रहे हो। समझ में आई बात, क्लियर है? फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग आपकी उसमें फाइनल अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये कहता है आपका फुल डिस्क्लोजर। सेकंड आपके पास आया कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, आप पे अप्लाई होता है कि आप लगातार पढ़ते रहो। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से ये कहता है एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट कर ली है उसको आप तब तक चेंज ना करो जब तक के लिए आपको लीगल या आपके लिए नेसेसरी आपको उसको चेंज करना रिक्वायरमेंट ना हो जाए। मतलब एक अकाउंटिंग पॉलिसी आपको कंसिस्टेंसी के साथ अडॉप्ट करनी चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने मान लो कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया, किसका, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, डेप्रिसिएशन का, और किसी तरीके का, एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कर लिया, बहुत तरीके की आपकी पॉलिसीज होती है। वो पॉलिसी आपकी ये नहीं कि हर रोज़ बेसिस पे चेंज हो गई, ड्यूटी टाइम है, वर्किंग आवर्स है, मतलब आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जो एक बार अडॉप्ट कर ली वो आपको हमेशा अडॉप्ट करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अडॉप्ट करनी है जब तक आपको रिक्वायरमेंट ना हो जाए चेंज करने की। दूसरा क्लियर है भाई आपको प्रिंसिपल? हाँ भाई बताओ।
ठीक है। तीसरा है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेशनलिटी, प्रूडेंस भी बोल देते हैं इसको। क्या कहता है, जितने भी फ्यूचर लॉसेज है उसको आज का लॉस मानते हुए आज रिकॉर्ड कर लो, और फ्यूचर अर्निंग्स को आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। रिसीव नहीं बोल रहा मैं, रियलाइज हो जाए, तब आपने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसके एग्जाम्पल बताओ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट है, आप बताओ भाई कौन से हैं। कोविड का क्या करोगे? हाँ भाई बताओ आप, शाबाश, क्या होगा? और इसमें कैसे लॉस कैसे हुआ, इन्वेंट्री का तो लॉस कैसे हुआ, आप बताओ। जितने भी प्रोविजंस बनाते हो ना सारे के सारे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता है फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, भाई फ्यूचर में टैक्स देना, आज ही प्रोविजन बना लो, आप आज ही डिडक्ट कर लो, है ना। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो ये सब क्या है, फ्यूचर की लायबिलिटी है, आज की लायबिलिटी मानते हुए रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आया समझ में भाई? हाँ जी, ठीक है। तो जितने भी प्रोविजंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस और रेशनलिटी, की भाई विवेकशीलता फ्यूचर लॉसेज को, लेकिन जब आपका बात आई आपके प्रॉफिट्स की, इनकम्स की, उसको तब रिकॉर्ड करना है आपने जब वो एक्चुअल में आपको रियलाइज हो जाए, मतलब आपने कमा लियो। मतलब मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कोई काम करने का, तो ये नहीं कि मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा भाई मुझे 1 लाख रुपए वहाँ से आएंगे, मैं रिकॉर्ड तब करूँगा जब मैंने वो काम कर दिया है, बेशक मुझे मिले नहीं हो, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म ये कहता है। एंड फोर्थ वन आपकी जो आया वो क्या आती है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। एक दूसरे के ऑपोजिट, कौन कौन सी? फुल डिस्क्लोजर और आपकी मैटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर ने क्या कहा था, सारी इन्फॉर्मेशन लिखो भाई जो भी आपके बिजनेस की है। ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लिखो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो, आपको जो आपको दिखानी मैंडेटरी हो लीगल रूल के अकॉर्डिंग। दोनों एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट है। फर्स्ट आपकी कहती है फुल डिस्क्लोजर, सारी इन्फॉर्मेशन को दिखाओ। भाई याद कर लेना, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इनमें से कोई ना कोई से, आज के में पक्का आएगा। फुल डिस्क्लोजर, सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओ। कंसिस्टेंसी, आप एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करो। कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को आज का मानते हुए रिकॉर्ड करो, इसी में आपका, हाँ, और लॉस अर्निंग्स को तब करो जब वो रियलाइज हो जाए। एंड मैटेरियलिटी, रेलेवेंट, कम से कम इन्फॉर्मेशन दिखाइए। तो ये थी कन्वेंशन। अब बात आओ कंसेप्ट की, ठीक है। कंसेप्ट जो है आपकी, जो ये आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट है, हाँ भाई सबसे पहले आपकी आ गई, इसमें कुछ भी लगा लीजिए आप। सबसे पहले चलो गोइंग कंसर्न कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहती है, आपको पता है कि अपने यूनिक डिजिटल कैंपस कब तक चलेगा? अच्छा, सेपरेट एंटिटी अलग है। गोइंग कंसर्न कहता है कि भाई आप नहीं बता सकते, आपको पता है आप कब तक जियोगे, है ना, सभी को। मतलब गोइंग कंसर्न कहता है कि एक बिजनेस एंटिटी आपके लंबे समय तक चलेगी, इस बेसिस पे आप काम कर रहे हो। गोइंग कंसर्न मतलब आपकी कोई ये नहीं कि 10 साल के लिए आपने काम करना है, 20 साल के लिए काम करना है, आप लंबे समय तक काम करोगे, इस बेसिस पर ही आप काम कर रहे हो। गोइंग कंसर्न, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल है, वो क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि 2 पर्सन एक साथ इकट्ठे हुए, किस पर्पज के लिए? काम के लिए। काम पूरा हुआ, अलग हुआ। इसका एग्जाम्पल आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो सकता है, और बहुत सारी तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। 2 आदमी साथ आए, अलग हुए, किस वजह से? वे उनका टास्क पूरा हो गया। गोइंग कंसर्न, ठीक है। दूसरा आपके पास आया बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी
कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है, अभी देखो आपने एमडीयू देखी है, एमडीयू किसी के घर की थोड़ी ही है, कोई वीसी है वो आया गया चला जाएगा। एमडीयू या कोई जैसे अब मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो ऐसे थोड़ी कहोगे कि इसकी मुकेश अंबानी, ऐसे नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग चीज़ है कि जो उसका ओनर है यानी जो शेयर होल्डर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों अलग है। लाइक जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये यूनिक डिजिटल कैंपस अलग चीज़ है और मैं अलग हूँ इससे, ठीक है, मेरी बात समझे। मेरी यहाँ पर कोई ना कोई पोजीशन हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि ये हम दोनों एक यूनिट है। ऐसे बिजनेस रिलायंस है और रिलायंस का जैसे आपका मुकेश अंबानी है, ये दोनों एक यूनिट नहीं है, दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी। अब मतलब रिलायंस अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये किया। एमडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले, तो ये कहता है कि चांसलर के फॉर्म निकले हैं, क्या कहते हो कि एमडी यूनिवर्सिटी में भाई इसी कोर्स के फॉर्म निकले, इस निकले, किसको पता कौन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कौन क्या है। सिंपल सी आप ये कहते हो कि इस यूनिवर्सिटी के इस एचपीएससी के फॉर्म निकले, आप ये बोलते हैं। एचपीएससी अपने आप में काम कर रहा है ना, उनको चलाने वाला बेशक ह्यूमन बीइंग हो लेकिन अपने आप में काम कर रहा है, समझे ना बात को। तो ये क्या कहता है कि दोनों अलग है। इसका एक केस आपने सुना होगा, क्या बताओ भाई, हाँ भाई बताओ, है सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी का, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी का कभी एग्जाम में आ भी जाता है, एक मतलब क्या हाईलाइटेड सा केस है ये। सोलोमन एंड सोलोमन का आपने सुना होगा, एक शूज का व्यापारी था वो, उसने क्या किया, फ्रॉड करके अपनी जो सारी एक लोन लिया बैंक से और बैंक से उसकी जो एसेट्स थी वो सारी की सारी मतलब उसके नाम करा दिया, अपने रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के, अपने, इस तरीके से कर लिया। उसने कहा कि जो लायबिलिटी है सोलोमन कंपनी की, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का था भाई, वो कहेगा कि ये रूल ये कहता है कि सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी दो अलग अलग एंटिटी है। लेकिन क्या पाया गया, कोर्ट ने पाया कि जो सोलोमन है उसने जानबूझ के फ्रॉड किया है भाई कंपनी में। तो एक तो वर्ड क्या आता है, कॉर्पोरेट वेल, एक मतलब क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट का मतलब एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक वेल, दीवार आ गई बीच में, लीगली दोनों के बीच में एक दीवार आ गई, अलग अलग हो गए, उसका वो सोलोमन अलग, सोलोमन एंड कंपनी अलग, ठीक है। लेकिन जानबूझ के जब आप फ्रॉड कर रहे हो, ये पाया गया, तो वो जो पर्दा लगा हुआ है उनके बीच में जो, तो वो हट जाएगा, उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि दोनों अब अलग हो गए, मतलब वो ऊपर उठ गया, दोनों एक यूनिट हो गई। अब जो भी लायबिलिटी सोलोमन कंपनी की थी वो सोलोमन पे करेगा, ऐसे उसका डिसीजन आया था। ये बेसिक एक हाईलाइटेड सा केस था, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका था, ठीक है। क्या, हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ की ये पाया गया कि भाई सोलोमन ने जानबूझ के फ्रॉड किया है कंपनी में, ठीक है। तो जैसे ये पाया गया तो अब ये कहा गया कि जो कंपनी की लायबिलिटी वो सोलोमन पे करेगा, सोलोमन पे करेगा, मतलब एक ही बात हो गई, वो जो बीच में पर्दा लगा हो तो खत्म हो गया। इसको क्या बोला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ठीक है लक्ष्य, ठीक है। तो दूसरी थी आपकी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तीसरी आई आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन का आपको कैसे पता लगेगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, मतलब ये पता होना चाहिए कि आपका 6 महीने में इतना प्रॉफिट आया, 1 साल का इतना है, तो एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए कि इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना आपका लॉस आया, कितनी ट्रांजेक्शन हुई, ये सारी चीज़ें। जैसे अपने इंडिया में है, क्या है, 1 अप्रैल से आरबीआई का नहीं, जनवरी से दिसंबर नहीं, अब बिल्कुल सेम है। पहले जो था एक 9 महीने का, पहले तो उनका चलता था जुलाई से जून, लेकिन वो एक 9 महीने का, जैसे जुलाई से लेकर अप्रैल लेकर 9 महीने का करके 9 महीने का फाइनेंशियल ईयर क्या, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का ही बनता है। चाइना में होता है कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर। आईएमएफ का क्या है, आईएमएफ का क्या है, मई से अप्रैल, 1 मई से स्टार्ट होता है, 30 अप्रैल से आपका खत्म हो जाता है आईएमएफ का, ठीक है। सब कंपनी का अपना अपना भी हो सकता है, ये नहीं कि ये आप कहो कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये भाई मतलब ये है कि सहूलियत के लिए आप इसको आप इजीली अडोप्ट कर सकते हो। जैसे आपका क्या बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनी ना
जो फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में काम कर रही है, लेकिन उनका किसी का जून से स्टार्ट हो रहा है, किसी का कहीं से हो रहा है, किसी का कहीं से हो रहा है। ये मैंने जब मतलब जब पीएचडी का काम कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिसका मतलब लेट स्टार्ट हो रहा, किसी का जून से स्टार्ट हो रहा, किसी जुलाई में। ये जब आप लोग करोगे तो प्रैक्टिकली भी पता लग जाता है। ठीक है, चलो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आ गया। एक आया आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री अभी पढ़ा आपने क्या? एक ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट कर देगी, दूसरा डेबिट कर देगी। ठीक है, ओके ठीक है। और क्या कंसेप्ट है अभी बताना? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग क्या करता है? आपको प्रॉफिट निकालने हैं तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? टोटल रिवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस के साथ मैच करके देख लो। एक्सेस में आया तो क्या हो गया? प्रॉफिट्स। ठीक बात है। कम आए तो आपके लॉस होंगे, यानी टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंसेस तो आपका रिजल्ट आएगा प्रॉफिट हो गया, और टोटल रिवेन्यू लेस देन आपके टोटल एक्सपेंसेस तो आपके क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट हो गया। और बताइए क्या कंसेप्ट है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपकी। कॉस्ट प्रिंसिपल भी है। ठीक है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाई, कॉस्ट प्रिंसिपल। आगे मैं लिख देता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। आपकी एसेट्स हो जाए, मान लो आपने एक एसेट परचेज की थी 2011 में, उसकी एसेट्स की वैल्यू थी तब 1,00,000 रुपए, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 2021-22 में वो है 2000 मतलब मान लो 1,00,100 करोड़ रुपए, कितनी बढ़ गई? रिकॉर्ड कितने पे होगी? 1,00,000 रुपए हिस्टोरिकल, 1,00,000 रुपए है ना, कितने पे रिकॉर्ड होगी? 1,00,000 रुपए पर आपकी रिकॉर्ड होगी। ये यही कहता है कि आप बस उसमें से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन रखोगे, बस रिकॉर्ड होगी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन आपसे अभी हाँ ये आ गया, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो कि भाई मार्केट वैल्यू और जो आपकी बुक वैल्यू है तो जो भी आपकी कम होती है, ऐसे लिखते हैं ना, रिलाइजेबल वैल्यू या जो भी आपकी कम होती है उसमें आप रिकॉर्ड करते हो। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। ये नहीं कहता कभी आप इस पे आप ले रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कहता है या फिर वो कहता है। ठीक है, आई बात समझ में? और इसका ना एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है कि जो BSNL है अपनी इंडिया में, BSNL ऐसी कंपनी है, इसके इंडिया के हर बड़े शहर में, इवन हर शहर में इसकी खुद की ज़मीन है, और वो भी मतलब खुद के नाम से, मतलब BSNL के नाम से, और रिकॉर्ड वो उसी पे होगी ना, क्योंकि आपका रूल कहता है भाई, ये थोड़ी कह रहा है। अब आप रोहतक में हो, रोहतक में 2 बड़े ऑफिस है इसके, देखो आप, एक इधर है एक उधर है, खुद की ज़मीन है इसकी सारी। कहीं चले जाओ, पानीपत, हिसार, पूरे इंडिया कहीं चले जाओ, BSNL अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने लगे ना, इतना पैसा आ जाए, इतना बेहद का। लेकिन अब कहते हो BSNL लॉस में चलता है, लॉस में चलेगा, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू निकालें, आप अगर उसको कह दें कि दोबारा से रिवाइज करनी है तो वैल्यू ऐसे अप में आ जाएगी। समझे मेरी बात को? इसकी हर जगह अपनी खुद की ज़मीन है इसकी, समझे? और आपको एक बात और पता होना चाहिए, मिलिट्री का पैसा, मतलब मिलिट्री का जो खर्चा था, एक टाइम तक BSNL उठाता था, इतना पैसा कमाता था BSNL। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की ये लगा लीजिए कि स्कीम्स ऐसी आ गई या उस तरीके से कि BSNL नीचे चला गया। एक AK एंटीनी का फ्रॉड सुना हो आपने, 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का, 1,76,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कराया गया टेलीकम्युनिकेशन इसमें। एंड इस तरीके के फ्रॉड होते हैं तो भी ये आपका टेलीकॉम सेक्टर नीचे चला गया, समझे? नहीं तो BSNL बहुत बड़ी पावरफुल कंपनी है, अगर आप इसमें देखी जाए, चलाने वाले ठीक नहीं मिले, बस आप ये समझिए। कॉस्ट प्रिंसिपल क्लियर हो गया आपका, मैचिंग हो गया आपका आया रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। कब आपका आप रिवेन्यू हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है भाई, रिवेन्यू हम कभी किसी चीज को रिवेन्यू कब मानेंगे? रिवेन्यू पहला, मेरे पास एक ऑर्डर आया, मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने कहा मेरे पास ऑर्डर आया, मैं रिवेन्यू मान लूं? नहीं, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा चलो, मतलब दूसरा आया, ऑर्डर आया, मतलब उसको पेमेंट कर देंगे तब। चलो ठीक है। दूसरा सुनो, मेरी बात सुनो, पहला केस क्या हुआ कि भाई ऑर्डर आया, दूसरा मैंने ऑर्डर को बना दिया तभी भी नहीं माना, ऑर्डर अगले ने एक्सेप्ट कर लिया तब मान लूं, या फोर जब उसने मेरे को पैसे दे दिए तब मानूं, बताओ। हाँ, तीसरे नंबर पे जब उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। पेमेंट देखो, पेमेंट तो देखो बैड डेट्स अगर वो टाइम से देता तो बैड डेट्स की कंसेप्ट ही नहीं आती। वो आपके लिए रिवेन्यू तब हुआ जब उसने कह दिया कि हाँ भाई मुझे ये आपका माल अच्छा लगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दैट्स ऑल। ये क्या हो गया, रिवेन्यू, यही हुआ। ठीक है, दो बेसिस होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट की, एक्यूरल बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो, कैश बेसिस पे। मेनली आप किस पे करते हो, एक्यूरल बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, और क्या है भाई बताना, और है आपकी, हाँ, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहती है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हम क्यों माने भाई आपने 5,000 रुपये खर्च किए हैं, क्यों माने, प्रूफ होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, प्रूफ। हर एक ट्रांजेक्शन का आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। एक आपके पास आया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जो आपका मनी में मेजर होती है। ठीक है, और कोई रह गई आपकी, हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये तो हो तो गया होगा ना, डबल एंट्री, हाँ ड्यूअल एस्पेक्ट वाला हो गया ना, डबल एंट्री वाला, डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट। और बताओ कुछ, यही है बस, और तो क्या है इसमें, 12 हो गई। कोई रह गया होगा तो आपको याद आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इजी हो। किसका, हाँ ठीक है चलो, हाँ तो हो गया आपके। ठीक है, तो भाई ये थे आपके प्रिंसिपल, बिल्कुल आसान से है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो कि भाई आपकी कन्वेंशन कौन सी है और आपका कंसेप्ट कौन सी है। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा है जो पीछे से चलती आ रही है, बस आपको अडोप्ट करनी है। शादी की परंपरा है, चलती आ रही है भाई कि भाई ऐसे ऐसे करिए, थापा लगाना ही है ना, मतलब इस तरीके की वो पीछे से चलती आ रही है, आपने अडोप्ट करनी है। वो एक सर कहते थे हमारी, इसलिए लगाया जाता था कि फिंगरप्रिंट के लिए आपको प्रूफ हो जाए कि भाई शादी में बाद में कह के हम शादी एक्चुअल में, पहले फोटो वोटो तो होते नहीं थे, है ना, तो पहले क्या था, यही था भाई लगा दे यहाँ थापा। क्या है प्रूफ क्यों नहीं है, ये वाला